हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है साप्ताहिक सारांश में, जिसमें हम वैसी खबरें पढ़ने की कोशिश करते हैं जो आपके करंट अफेयर्स के कवरेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके एग्जाम में उनका पर्सपेक्टिव जो है आपके लिए बहुत काम आएगा। तो आज हम शुरू करते हैं पहली खबर न्यूज से, जो कि है इंडिया और कनाडा के एफटीए के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया कनाडा दोनों ही देशों के बारे में बात करें तो हाल ही में हमने देखा है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफी खराब हुए। बट 2025 में जब यहाँ पर हमने नए प्रधानमंत्री को देखा कनाडा में, तो इंडिया के तरफ भारत के प्रति उनका बर्ताव जो है वो काफी अलग लगा और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि इंडिया और कनाडा जो हैं वो फिर से अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश में नया एडिशन जो है वो ये हुआ है कि एफटीए, जो कि मुक्त व्यापार समझौता है, उसकी जो बातें हैं वो फिर से शुरू हो गई, उसकी वार्ता जो है वो फिर से शुरू हो गई है। तो अगर हम भारत और कनाडा की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 2025-26 में हमने फिर से इनके रिश्तों में थोड़ी मजबूती देखी और यहाँ पर एक पॉलिटिकल रीसेट जो है आप कह सकते हैं हमें देखने को मिला। तो जब हम यहाँ पे राजनयिक रीसेट की बात करते हैं तो इसका क्रेडिट जो है हमें सीधे सीधे कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी को देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इंश्योर किया कि स्पेशली 2025 में आते ही भारत के साथ जितने भी मेजर्स लेने पड़े और टाइज को इम्प्रूव करना पड़े उन पे फोकस किया। क्योंकि अगर हम 2023 से बात करें तो भारत और कनाडा दोनों के ही बीच में एक गहरा संकट जो है वो चल रहा था और ये शुरू हुआ था कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, जहां पे उन्होंने ऐसे एलिगेशंस लगाए थे कि निज्जर हत्याकांड में इंडियन एजेंट्स का भी यहाँ पे रोल रहा है। बट हमने तुरंत जैसे ही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टरशिप चेंज हुई है, हमने ये देखा है कि जस्टिस ट्रूडो के जाते ही और यहाँ पे मार्क कार्ने की एंट्री होते ही एक रेप्रोचमेंट शुरू हुआ टुवर्ड्स इंडिया। और ये रेप्रोचमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कि इंडिया और कनाडा के बीच एक बुरा टाइम चल रहा था, टाइज खराब चल रहे थे, जहां पे हमने राजनयिक निष्कासन देखा है, डिप्लोमेटिक एग्जिट्स देखे हैं और यहाँ पे जो ट्रेड कॉन्वर्सेशन थी, नेगोशिएशंस थे, उनका सस्पेंशन देखा है और साथ ही साथ इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन जो थे वो सब रोक दिए गए थे। तो इन सब के बावजूद ये एफर्ट जो है लिया गया है। अब इसके संदर्भ में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये रीसेट की तो हम बात कर रहे हैं, बट ये रीसेट हो कैसे रहा है। तो ये रीसेट की हम बात करें तो इसमें सबसे पहला कदम जो लिया गया था वो उच्चायुक्त बहाली का लिया गया था, जो कि अगस्त 2025 में पीएम कार्नी ने आते ही कर दिया था। इसके अलावा इसी साल 2026, जो कि ये वार्ता जो है 2023 में सस्पेंडेड थी, ये रोक दी गई थी, तो व्यापार रिलेटेड वार्ता जो है, कॉन्वर्सेशन, नेगोशिएशंस, उन्हें शुरू किया गया और रीसेंट विजिट में ये एक मेन कॉन्वर्सेशन रहा है भारत और कनाडा के बीच। इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, जो सुरक्षा मुद्दे हैं और यहाँ पे अगर कानून परिवर्तन की बात करें, वो जो है उसको भी स्थानांतरित किया गया है और इंश्योर किया गया है कि आगे आने वाले समय भी ये बना रहेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है डीसिक्योरिटाइजेशन। इससे पहले वाला समय 2023 से जिस समय की बात करेंगे वो सिक्योरिटाइजेशन के बारे में था। यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से दोनों ही देश में तानातनी थी, बट अब यहाँ पे दोनों ही देश डीसिक्योरिटाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा केस स्टडी हो सकता है आपके लिए जब भी आप डीसिक्योरिटाइजेशन या इस तरह के प्रिंसिपल्स या पॉलिसी के बारे में बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये रीसेट हो कैसे रहा है, हमें समझ में आया, बट ये रीसेट किया क्यों जा रहा है, इसके पीछे कुछ कारण होंगे, वो कारण क्या है। अब यहाँ पे हम कारण की बात करें तो ये एक तरफा कारण नहीं, दोनों ही तरफ हमें देखने को मिले हैं। कनाडा की तरफ से अगर हमें देखें तो इस वक्त यूएस जो है एक बहुत बड़ा रीजन है, कनाडा जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, विविधीकरण कर रहा है, उसके पीछे, क्योंकि यूएस इस वक्त किसी का भी सगा नहीं रह गया है। इवन कनाडा को यूएस ने कई बार अपने मैप में दिखाया है, ये भी बोला है कि जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हम उनको कभी भी सस्पेंड कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे कनाडा ने सोचा कि यूएस पे हर वक्त हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, हमें यहाँ पर डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और इंडिया जो है वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी
बढ़ती हुई मार्केट मिलेगी जिसमें डिमांड बढ़ रही है, तो कैनेडियन गुड्स जो है यहाँ आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम एक एफटीए की बात करें या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान की बात करें, तो 2030 तक ये सिंपल सा लक्ष्य जो है रखा जा सकता है कि 50 से 70 बिलियन डॉलर्स का व्यापार जो है दोनों देशों के बीच में हो। साथ ही साथ अगर हम भारत की तरफ देखें तो भारत की भी जरूरतें हैं। भारत को यूरेनियम की, क्रिटिकल मिनरल्स की, रिन्यूएबल एनर्जी की सख्त जरूरत है और यहाँ पर कनाडा जो है वो इनको सप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कनाडा और इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल लिंक भी जो है वो प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ डायस्पोरा। तो जो लोग यहाँ से या इंडियन ओरिजिन के हैं और कनाडा में सेटल्ड है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा कुशल कार्यबल, यहाँ पे अगर हम लेबर फोर्स की बात करें, स्किल्ड लेबर फोर्स की बात करें, तो यहाँ पे कनाडा को वो भी चाहिए और इंडिया का मार्केट भी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों तरफ से ही आप देख सकते हैं एक रिक्वायरमेंट है, जरूरत है और इस वजह से हमें ये रीसेट जो है इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जो है सब बहुत आसान होने वाला है। अभी भी सिक्योरिटाइजेशन के बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से तानातनी हो सकती है, जैसे कि अगर हम खालिस्तान की बात करें या सिख फॉर जस्टिस की बात करें या निज्जर जांच जो है उसमें भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं देखने को मिली है। इसके अलावा यहाँ पर फोकस इस वक्त क्या है इंडिया और कनाडा का, कि हम कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, हम संस्थागत संवाद करते हैं, दैट मीन्स हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्वर्सेशंस करते हैं और फोकस करते हैं ट्रेड लेड ट्रस्ट पे। तो यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि अब क्या हो रहा है भारत और कनाडा के बीच में, कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप छोड़कर वो सीधे व्यवहारिक साझेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों की जरूरतें यहाँ पर स्थित है। अब मैं बढ़ती हूँ थोड़े से प्रश्नों की ओर जो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से आने चाहिए, क्योंकि इन टॉपिक्स का पढ़ने का रीजन सिर्फ ये नहीं कि आपको समझ में आना चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो हैं वो आपको समझ में आने चाहिए, इनके आंसर्स जो हैं आपके दिमाग में आने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए, आप इसके उत्तर या इसके जो पॉइंटर्स हैं वो कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और साथ ही साथ आपको एक डिटेल्ड पीडीएफ जो है वो पिन्ड कॉमेंट में मिल जाएगी, ताकि आपको अलग से इसके नोट्स भी ना बनाना पड़े। तो ऑल इन ऑल जो आपकी तैयारी है पर्टिकुलर टॉपिक्स की वो यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक जो है वो हमारे एनसीईआरटी इशू के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि क्लास 8 के एक चैप्टर में यहाँ पर न्यायपालिका की प्रणाली पे भ्रष्टाचार के बारे में बात की गई है और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि इससे जो पब्लिक ट्रस्ट है वो खत्म होगा, वो कमजोर होगा, जो कि न्यायपालिका की प्रणाली को भी कमजोर करेगा। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त एक्शन लिया, जिसमें सिर्फ वो चैप्टर हटाने की ही बात नहीं की गई, बल्कि साथ ही साथ ये पूरी टेक्स्ट बुक जो है वो मार्केट से एनसीईआरटी ने विड्रॉ की। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जो है उसकी आलोचना की क्यों, उसमें रीजन क्या था। सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार का उल्लेख था, मेंशन था और इस वजह से यहाँ पर सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर न्यायपालिका को बदनाम किया जा रहा है और उसके करने की साजिश है तो ये सही नहीं है। इसी वजह से तुरंत ही जो भी यहाँ पे कंटेंशियस मटेरियल था उसे हटाने का आदेश दिया गया और एनसीईआरटी ने इसको प्रॉपर चेंज को लाया गया। अब ये तो हो गया कि हुआ क्या। अब सवाल इस पे क्या उठ रहे हैं, यहाँ पे सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल वैलिडिटी की, संस्थागत वैधता की और साथ ही साथ संवैधानिक नैतिकता की, तो यहाँ पे क्या ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ डिबेट में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि सार्वजनिक आलोचना जो है, अगर हम बात कर रहे हैं कि एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पे सार्वजनिक आलोचना जो है हो सकती है, तो उसकी लिमिट्स क्या है, और इन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अभी हम बात करने वाले। तो यहाँ पे अब हमें ये समझ में आ गया हुआ क्या है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम न्यायिक स्वतंत्रता की बात करें तो आखिर क्यों ये संवैधानिक मूल का एक सिद्धांत है। तो अगर हम यहाँ पे कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, विधायिका की बात कर रहे हैं, राजनीतिक दबाव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यायिक स्वतंत्रता इसलिए दी गई है
ताकि इन सभी से उनको किसी भी तरीके का दबाव महसूस ना हो। जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंट इंश्योर इसलिए किया है कि लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से उन्हें किसी तरीके का प्रेशर ना महसूस हो। और ये जो है सिर्फ हमने प्रोसीजर में नहीं लिखा है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में प्रेजेंट मिलेगा। आर्टिकल 124, 147, 214 से 231, आर्टिकल 32, 226, आर्टिकल 50। और अगर हम केशवानंद भारती केस की बात करें तो उसमें यह भी कहा गया है कि अगर हम न्यायिक स्वतंत्रता की बात करें, जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करें, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, तो वो किसी भी रीजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये जो न्यायपालिका पे विश्वास है, जो ये न्यायिक स्वतंत्रता है, अगर हम इसकी बात करें तो इस पर जो विश्वास है लोगों का, वो बना रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरी प्रणाली और साथ ही साथ उसके आने वाली पावर्स जो है, जो न्यायिक शक्ति है, वो इस विश्वास पर टिकी है। वो यहाँ पर फोर्स पे नहीं टिकी है, बल पर नहीं टिकी है। बट यहीं पे तुरंत एक सवाल आ जाता है कि अगर हम न्यायिक स्वतंत्रता की इतनी जोरों शोरों से बात कर रहे हैं, तो क्या हम करेंगे अपनी अभिव्यक्ति का, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसका क्या करें? क्या हम उसे किसी बंद डब्बे में डाल दें? तो यहाँ पे ये दोनों डिबेट जो है एक दूसरे के सामने आती है। तो जैसे कि हम बात करें आर्टिकल 19 की, यहाँ पे हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल क्रिटिसिज्म भी इसमें प्रेजेंट है। साथ ही साथ हम आर्टिकल 19(2) की बात करें तो यहाँ पे न्यायालय अवमानना पर प्रतिबंध है। तो हम एक ही आर्टिकल में दो अलग अलग बातें देख रहे हैं। एक जगह क्लियर बात हो रही है कि हाँ, आलोचना की जा सकती है, चाहे वो शैक्षणिक आलोचना ही क्यों ना हो। उसी अनुच्छेद में यहाँ पर न्यायालय का अवमानना करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, उस पर प्रतिबंध है। इसके अलावा अगर हम और अनुच्छेद देखें, जैसे कि 129 और 215, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिलेटेड पावर्स जो है वो प्रेजेंट है, और इसको एक प्रॉपर लॉ भी बनाया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जहां पे अपमान, प्राधिकार में कमी और ये सब की बातें की गई है। घूम फिर के मुद्दा वहीं आ जाता है कि हम शैक्षणिक चर्चा करें या संस्थागत अपमान के बारे में सोचें। तो यहाँ पे बहुत जरूरी ये है कि हम समझें कि एक बहुत ही फाइन लाइन एग्जिस्ट करती है, बहुत ही क्लियर लाइन है, जहां पे हमें दोनों मेंटेन करना होगा। हम आलोचना तो कर सकते हैं, बट इस तरीके से नहीं कि यहाँ पर जो विश्वास है इस पूरी प्रणाली पर, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है हमारे सामने आता है कि क्या न्यायपालिका पूर्ण रूप से जवाबदेही से परे है। दैट मीन्स कि क्या न्यायपालिका जो, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है? तो यहाँ पे आंसर होगा बिल्कुल नहीं। उनकी अकाउंटेबिलिटी है, बट अकाउंटेबिलिटी के तरीके जो है वो यहाँ पे अलग है। यहाँ पर हम बात करें अगर इम्पीचमेंट का, महाभियोग, अगर हम बात करें जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसके अलावा इंटरनल इंक्वायरी के जो प्रोविजंस हैं, हाउएवर यहाँ पे ये बात उतनी ही सच है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी जो है हमें ओवर द इयर्स उसके लिए मैकेनिज्म्स तो मिले रहे हैं, प्रेजेंट रहे हैं, बट उससे कुछ कंसर्न्स रहे हैं, जैसे कि लंबित मामले, बहुत डीलेड मैटर्स जो है प्रेजेंट रहे हैं, नियुक्ति में किसी तरह की पारदर्शिता नहीं देखने को मिली है, नैतिक मुद्दे प्रेजेंट हैं, और साथ ही साथ इस वजह से हमें देखना मिलता है कि आलोचना जो है वो यहाँ पे आने के काफी सारे विषय मिल जाते हैं। परंतु यहाँ पे एक मुख्य मुद्दा ये है कि आलोचना हो सकती है, बट यहाँ पे जिम्मेदारी से उन्हें होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोर्ट का पाठ्य पुस्तक में हस्तक्षेप करना, क्या ये सही है? क्या उनकी जो एस्टैब्लिश बाउंड्री उसमें है, या इसको हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जुडिशियल ओवरसाइट का। तो कोर्ट का यह सिंपल सा कहना है कि विश्वास कमजोर करने वाली सामग्री को हटाया जाए। और हमारे लिए यहाँ पे जरूरी है कि अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, नागरिक शिक्षा की बात करें, सिटीजनशिप एजुकेशन की बात करें, तो इसमें जिम्मेदार आलोचना, वेरी रिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट। तो इसी संदर्भ में यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर्स देने की आप कोशिश करेंगे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। बाकी इससे रिलेटेड पॉइंटर्स जो हैं आपको पीडीएफ में इन डिटेल ऑलरेडी मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री की जो विजिट रही इजराइल में, और जिसके बाद हमने इजराइल ईरान वॉर भी देखा है।
तो अगर हम इस विजिट की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही बदला हुआ समीकरण हमें दिख रहा है, क्योंकि अभी तक पिछले 75-80 सालों में अगर हम देखें, इजराइल और भारत निश्चित रूप से पार्टनर्स रहे हैं, आने वाले समय के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स भी बने हैं, बट यहाँ पे इतना ओपन रिलेशनशिप हमने नहीं देखा है। और यहाँ पर ये जो चेंज है वो हमें दिखा रहा है कि भारत इस वक्त अपनी विदेश नीति में बड़े बदलाव के लिए तैयार है, और यहीं पर भारत और इजराइल के जो संबंध है वो एक नई दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये बहुत सिंपल सा उठता है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नई तरफ जा रहे हैं, नई दिशा में जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस ये रहा है कि भारत और इजराइल ने 16 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किए हैं, जो कि यहाँ पर स्पेशली फोकस्ड रहे हैं इनोवेशन पर, टेक्नोलॉजी पर, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोऑपरेशन पर। बट सबसे बड़ा सवाल इस पर्टिकुलर समिट पे, जो इंडिया इजराइल का समिट हुआ है, वो ये रहा है कि ये किस समय पे हुई है। क्योंकि ये जो इजराइल यात्रा है ये कब हुई है? जब पश्चिम एशिया में अगर हम बात करें, वेस्ट एशिया में बात करें, तो अस्थिरता जो है अपने पीक पर है इस वक्त। तो ये जब स्टार्ट ही हो रहा था तब ये इजराइल समिट जो हुई थी, और यहाँ पर इतने बड़े अनाउंसमेंट, 16 MOUs, द मोमेंट हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकले हैं, इजराइल और यूएस ने अटैक कर दिया ईरान पर, तो ऐसे कस्प मोमेंट पर इतने बड़ा कमिटमेंट टुवर्ड्स इजराइल एंड इंडिया, ये दिखाता है क्लियरली कि यस, इंडिया जो है अपने शेल से बाहर आ रहा है। क्योंकि इंडिया अभी तक एक बैलेंसिंग अप्रोच में था कि ईरान को भी मैनेज करना है, इजराइल को भी मैनेज करना है, यूएस को भी मैनेज करना है, बट ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये जो MOUs पर सिग्नेचर्स हैं, ये सिग्नेचर्स नहीं बल्कि एक दिशा का चेंज है सीधे इजराइल की तरफ। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इस पर्टिकुलर समिट के बारे में, सबसे जरूरी बात तो यहाँ पे ये है कि अगर भारत और इजराइल जो है अपनी तरफ एक दूसरे का रुझान रख रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? ये जो यहाँ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात हो रही है, अगर हम बात करें तो ये दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार जो है एक दूसरे को मान रहे हैं, वो क्यों मान रहे हैं? सबसे पहला तो इजराइल को यहाँ पे क्या मिल रहा है, इजराइल भारत को ये दर्जा क्यों दे रहा है? सबसे पहला रीजन, भारत का बाजार, और इसमें जो स्केल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इजराइल को। यहाँ पे 140 मिलियन से ज्यादा किसान हैं, और यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड इनोवेशन को स्केल करने का बहुत ज्यादा स्कोप है। इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक एंगल की तरफ देखें, इजराइल का जो यहाँ पे एक्सपोर्ट है, निर्यात है, स्पेशली इनोवेशन लेड जो है, वो स्केलेबिलिटी जो है और उसका कमर्शियलाइजेशन जो है, उसका स्कोप जो है, उसमें भारत एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जियोपॉलिटिकल एंगल से अगर हम बात करें, तो जो स्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, सभी देश को चाहिए, और ये भी चाहिए कि उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके जो साझेदार हैं, वो भी स्टेबल हो। क्योंकि आप कितनी भी बातें कर ले, कितनी भी वार्ता कर ले, कितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो वो मटीरियलाइज नहीं होगा, वो चीजें उभर के नहीं आएंगी। तो यहाँ पर एक भारत जो है वो विश्वसनीय है, लोकतांत्रिक है, और साथ ही साथ स्थिर है। और इसके अलावा इंडिया जो है, भारत जो है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेटवे है इजराइल के लिए, स्पेशली ग्लोबल साउथ के लिए, जो कि इस वक्त डेवलपिंग है, और यहाँ पर वो उनको एंट्री दे सकता है। भारत जो है इजराइल को एंट्री दे सकता है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें यहाँ पर समझना बहुत जरूरी हो जाता है, वो ये है कि आखिरकार ऐसे समझौतों की अगर हम बात करें तो उनका जियोपॉलिटिकल और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन जो है क्या है। अगर यहाँ पे हम वेस्ट एशिया की बात करें तो वेस्ट एशिया में ईरान इजराइल का तनाव जो है वो कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट है। इसके बीच में ये साझेदारियां होना एक क्लियर मैसेज देती है, और भारत जो है वो हमेशा से मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में बिलीव करता है, जहां पे उसने एक तरफ इजराइल के साथ भी अपने संबंध रखे हैं, अरब देशों के साथ भी अपने संबंध रखे हैं, ईरान के साथ भी संबंध रखे हैं, और यूएस तो है हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर। इसके अलावा एक और एंगल जो है वो ये निकल के आता है, वो है इनोवेशन डिप्लोमेसी का, प्रौद्योगिकी कूटनीति का, कि यहाँ पर कृषि एवं नवचार की अगर हम बात करें, वो एक टूल की तरह है जो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। इजराइल भी यूज कर रहा है, किस चीज के लिए? अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए।
और ये सब काम करेगा बहुत ही दीर्घकालिक रूप में, जहां पे हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए, खाद्य सुरक्षा चाहिए। आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज के प्रोन है, उसमें ये फार्मिंग कोऑपरेशन, ये एग्रीकल्चर कोऑपरेशन जो है एक बहुत ही नेशनल फैक्टर से जुड़ा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी के डायमेंशन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये सब सारी तरफ से देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत और इजराइल दोनों के बारे में, तो हमें यहाँ पे ये क्लियरली देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ डिफेंस कोऑपरेशन के जो जिसके लिए इजराइल और भारत जाने जाते हैं वो तो प्रेजेंट है ही, इसके अलावा यहाँ पर भारत जो है अपनी वैश्विक पहुंच जो है वो बढ़ाना चाह रहा है, वो अपना आर्थिक एकीकरण करना चाह रहा है, और यहाँ पर इजराइल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करेगा इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स में जो है क्लैरिटी रहे। बाकी डिटेल्ड पॉइंटर्स जैसे कि मैंने कहा आपके पीडीएफ में प्रेजेंट होंगे। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको ध्यान से देखिए और इनके पॉइंटर्स जो है मैं चाहूंगी आप अपना पीडीएफ पढ़ के कमेंट सेक्शन में आंसर के जो पॉइंटर्स हैं लिखें, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो टॉपिक है आपको इससे कितनी क्लैरिटी मिल रही है, क्या आप आगे के डायमेंशन सोच पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अब हम सीधे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब भारत और इजराइल समिट के जस्ट बाद हमने देखा कि यहाँ पर वेस्ट एशिया में एक जंग छिड़ गई, और ये जंग जो है सिर्फ 3 देशों के बीच नहीं, इजराइल, ईरान और यूएस के बीच नहीं रही, बल्कि कई देशों को 11 से ज्यादा देशों को अपने लपेटे में लिया। तो अगर हम यहाँ भारत के पक्ष से बात करें तो आप ये सोचेंगे कि भारत से तो ये बहुत दूर हो रहा है, भारत इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, लेकिन भारत को किस बात की चिंता? भारत को बहुत सारी चिंता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भारत जो है वो कई तरीकों से यहाँ पर पश्चिम एशिया से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ऊर्जा हो, एनर्जी, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो प्रवासी हो, और साथ ही साथ घरेलू सामाजिक संबंध और डिप्लोमेसी। यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊर्जा से। अब अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि भारत जो है वो एक इंपोर्ट डिपेंडेंट देश है, जिसे 85% जो है भारत बाहर से तेल मंगवाता है, तेल का आयात करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी 85 में से 60 से 65% जो है वो पश्चिम एशिया से आता है। अब पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हर्मज है। तो यहाँ पे ईरान प्रेजेंट है, ये स्ट्रेट ऑफ हर्मज है, और यहाँ पे ईरान ने बोल रखा है कि यहाँ से कुछ भी अगर गया, कोई भी टैंकर पास करेगा तो हम उसे टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हर्मज, जहां से लगभग रोज 20% ग्लोबल सप्लाई ऑयल का यहाँ से निकलता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो $20 बिलियन की बात हो रही है। इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पे रिस्क है। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पे रिस्क है तो यहां से सप्लाई रुक जाएगी, और क्योंकि सप्लाई रुक जाएगी, डिमांड तो उतनी ही है, हमें यहां पर प्राइस राइज देखने को मिलेगा। प्राइस राइज देखने को मिलेगा तो आयात में जितने पैसे लग रहे थे वो और देने पड़ेंगे। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? जो हमें पेट्रोल और डीजल यहां मिल रहा है वो भी बढ़ेगा, और हो सकता है आने वाले समय में उनकी कमी भी देखने को मिले। तो यहाँ पर जो एलपीजी के वक्त हम अभी बात कर रहे हैं, जो दिक्कतें फेस कर रहे हैं, वो हमें पहले से समझ में आ रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की वजह से ये काफी क्रिटिकली फंसा हुआ है। अब इससे प्रभाव किस चीज पे पड़ेगा? आपकी सब्सिडी पे प्रभाव पड़ेगा, गवर्नमेंट पे सब्सिडी का बोझ पड़ेगा, इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा। अब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, डॉलर की डिमांड ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है हमारे सामने, तो रुपए पे तो जोर आएगा, और यहाँ पे रुपीस डिप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा। और इन सब की वजह से हमें 0.5% से 1.5% तक जीडीपी ग्रोथ में गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये तो हुआ एक फैक्टर। इसके अलावा हमें और भी यहाँ पर कंसर्न्स जो हैं वो प्रेजेंट दिख रहे हैं। अब अगर हम शिपिंग रूट बंद होने की बात करें तो सिर्फ एनर्जी के लिए तो बंद होगा नहीं, ऊर्जा के लिए बंद नहीं होगा, वो व्यापार के लिए भी बंद है, वो किसी भी तरह की सप्लाई चेन को कंटिन्यू करने के लिए बंद है। जबकि अगर हम यहाँ पे आयात तो ले ही रहे हैं, हम निर्यात भी करते हैं पश्चिम एशिया में। निर्यात जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स, जैसे कि फूड आइटम्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा,
और इसकी वजह से बीमा लागत जो है 5 से 10 गुना बढ़ जाएगी, शिपिंग देरी बढ़ जाएगी और यहाँ पर जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आने वाला था, फॉरेन करेंसी आने वाली थी, उसमें भी गिरावट आएगी। साथ ही साथ हमें पता है हवाई क्षेत्र जो है वॉर लाइक कंडीशंस की वजह से बंद है, तो हमें मोटा मोटा क्या देखने के लिए मिल रहा है, निर्यात जो है हमारा कम हो जाएगा, निर्यात की लागत बढ़ जाएगी और आयात जो है हमारा वो महंगा होता जाएगा। 90 लाख भारतीय प्रवासी जो हैं वो खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में प्रेजेंट हैं और इन्हीं से हमें 30 से 35 बिलियन डॉलर सालाना रेमिटेंसेस के रूप में मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 90 लाख भारतीय प्रवासियों की जान को तो खतरा है ही है, साथ ही साथ ये जो रेमिटेंसेस हैं इन पे भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है इस वक्त हमें दिखता है। तो इनके लिए सुरक्षा की चिंता है, निकासी की चिंता है, जो कि यहाँ पे हमारी सरकार इंश्योर करेगी। बट इसके अलावा रोजगार हानि, इसके अलावा विदेशी मुद्रा का जो दबाव आएगा, हमें ये सब भी देखने को मिलेगा। अब अगर हम आगे बढ़े और देखें तो यहाँ पे हाँ हमें जरूर वित्तीय और साथ ही साथ आर्थिक स्पिल ओवर देखने को मिलेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, हमारा जो आयात का यहाँ पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, हमारे आयात की मुद्रास्फीति हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमें इसका एक इम्पैक्ट हमारे आर्थिक जगत पे देखने को मिलेगा। चाहे हम यहाँ पे वित्तीय मार्केट्स की बात कर लें तो वहां पे शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली इस पूरे हफ्ते हमें। साथ ही साथ जब भी हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट जो शेयर बाजार है वो गिर रहा है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेफ हेवन मेटल्स की तरफ जाएंगे, जैसे कि सोना। तो सोना महंगा हो रहा है, रुपये में हमने हिस्टोरिक लो देखा है इस हफ्ते में। और यहाँ पर आएगी मॉनेटरी पॉलिसी की बात कि आरबीआई जो है कैसे मैनेज करे। यहाँ पे एक तरफ मुद्रास्फीति है, एक तरफ हमारा ग्रोथ है और कैसे इस चीज को हम मौद्रिक नीति से बैलेंस करें, जिसकी वजह से राजकोषीय दबाव भी देखने को मिलेगा, विकास में कमी भी देखने को मिलेगी और यही सबसे बड़ी समस्या जो है भारत के लिए उभरेगी। इवन तो भारत देश की तैयारी जो है पहले से की हुई है, इस वॉर की नहीं, ऐसी सिचुएशन की जहां हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें किसी एक रीजन पे, किसी एक देश पे, और कोशिश यह रहेगी कि आने वाले समय में भारत जो है ऊर्जा का विविधीकरण करे, जैसे कि यूएस ने सैंक्शन वेवर दे दिया है कि हम रशियन ऑयल खरीद ले। इसके अलावा रणनीतिक जो पेट्रोलियम रिजर्व है उनका विस्तार, हम ऑलरेडी हमारे पास 3 बड़े स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं और 2 हम ऐड करने वाले हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कहां कहां पे पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा नवीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो उसमें हमने तेजी लाने की जरूरत है। हमने बहुत काम किया पिछले 10 सालों में और उसे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ प्रवासियों को निकास करवाने की जरूरत है। संतुलित कूटनीति, क्योंकि इस वक्त अगर हम इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें और यूएस की बात करें, तीनों ही हमारे इंपॉर्टेंट, तीनों ही हमारे साझेदार रहे हैं और यहाँ पर रणनीतिक साझेदार रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि हम अपनी कूटनीति में कहीं पे भी एक जगह कॉन्सेंट्रेट होते हुए, स्थिर होते हुए ना दिखे, तीनों को प्रॉपर बैलेंस करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगा कि इसका जो हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी पे इंपैक्ट आने वाला है और पॉलिटिकल सेटअप पे इंपैक्ट आने वाला है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। अब सीधे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम प्रश्न इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि अगला टॉपिक भी इससे ही जुड़ा हुआ है। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे ईरान वॉर की, जिसमें हमने डिस्कशन किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। और अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, हमने डायरेक्टली इसको एसोसिएट किया भारत की ऊर्जा सुरक्षा से। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, यहाँ पर इसके बंद होने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता हो गई और ये हमने अभी समझा है ऐसा क्यों हुआ। अगर हम भारत की बात करें तो हम तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता हैं और 80 से 85% हमारी यहाँ पर आयात पर निर्भरता है, जिसमें 60 से 65% जो है वो पश्चिम एशिया से आता है। और उसको फर्दर अगर हम ब्रेक करके देखें तो 40% कच्चा तेल हम उसके लिए निर्भर हैं और 54% एलएनजी हम उसके लिए निर्भर हैं, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। तो अगर ये ब्लॉक होगा तो हमारी सप्लाई जो है वो रुक जाएगी और इसके अलावा जो हमारे प्राइसेस हैं वो हमें इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। इसी वजह से भारत का जो वर्तमान का तेल भंडार है, जो कि लगभग 100 मिलियन बैरल है, तो इसमें अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हमारे पास 3 जगह हैं, जो कि मैंने अभी आपसे पूछा था।
हमारे पास 3 जगह प्रेजेंट है। इसके अलावा हमारे पास कमर्शियल स्टोरेज है और साथ ही साथ कुछ तेल जो है ट्रांजिट में है। बट अगर हम इस 100 मिलियन की बात करें तो ये 100 मिलियन ज्यादा से ज्यादा हमें 40 से 45 दिन तक का सर्वाइवल दे सकता है अगर हम ये सप्लाई रीअश्योर नहीं कर पाए। तो इस वजह से यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत की ऊर्जा सुरक्षा डायरेक्टली जुड़ी हुई है। साथ ही साथ इसीलिए हमें देखने के लिए मिल रहा है कि भारत ने एक रणनीतिक प्रतिक्रिया जो है स्टार्ट कर दी है, जो कि अभी नहीं पहले से ही हो रही है, जिसका अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि तेल स्रोत की विविधीकरण पे फोकस है, चाहे वो रूस से आए, चाहे वो ब्राजील से आए, अमेरिका से आए, पश्चिम अफ्रीका से आए, ताकि यहाँ जो सप्लाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से ब्लॉक हुई है उसको रीस्टार्ट करा जा सके। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो यहाँ पर दीर्घकालिक लक्ष्य है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म गोल की बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी वो सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन से नहीं आएगी, यहाँ पे रिजर्व्स बनाने से नहीं आएगी, वो आएगी अपनी निर्भरता कम करने से। कैसे हम अपनी एनर्जी डिपेंडेंस जो है कम करें, और इस पे अगर हमें नियंत्रण चाहिए तो हमें काम करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, नए सोर्सेस की तरफ और बेटर रिजर्व्स की। अब इस मौके पे इस टॉपिक को हम प्रश्नों के साथ खत्म करते हैं। ये रहे यहाँ के प्रश्न, इनके पॉइंटर्स जो है मैं उम्मीद करती हूँ आप कमेंट सेक्शन में आंसर के रूप में डालेंगे। मेरी तरफ से इतना ही, अगले सप्ताह फिर से मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। थैंक यू सो मच।